Hello friends, this is the ninth video lecture of Constitutional Law MCQ series. So the first MCQ is, which article in the Constitution of India relates to the subject matter of laws made by the Parliament to give effect to treaties and international agreements? तो इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स के लिए कौन सा आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे? सो ऑप्शंस आर ऑप्शन ए Article 247, Article 246, Article 254, Article 253. So the right answer over here is option D, Article 253. तो आर्टिकल 253 पार्लियामेंट को पावर देता है कि वो इंटरनेशनल एग्रीमेंट या ट्रीटीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए लॉस बना सकते हैं, और वो चाहें तो इवन स्टेट लॉस भी बना सकते हैं. जो इंडियन फेडरलिज्म में जो हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने ये दिखाया था कि कैसे पार्लियामेंट के पास ज़्यादा पावर है स्टेट के कंपैरिजन में, तो वो उसमें ये आर्टिकल 253 का मेंशन था कि दे कैन मेक लॉस ऑन स्टेट लॉस आल्सो इफ इट इज टू इम्प्लीमेंट इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स. और इसको आप कंफ्यूज मत कीजिएगा आर्टिकल 51 से, विच इज टू promote international peace and security. That is the directive principle of state policy. So now the MCQ number second is, who among of these determines the question whether a member of Lok Sabha has become subject to disqualification on the ground of defection in the term of 10th schedule of the constitution. So 10th schedule of the constitution हमारा anti defection law उसमें है. सो द ऑप्शंस आर, उसमें से कौन, इसी जो एमसीक्यू ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन डिसाइड करता है कि द मेंबर विल बी डिस्क्वालिफाइड और नॉट. सो द ऑप्शंस आर द स्पीकर ऑफ लोकसभा, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, अ स्पेशल कमिटी फॉर्म बाय द पार्लियामेंट. सो द राइट आंसर ओवर हियर इज ऑप्शन ए, द स्पीकर ऑफ लोकसभा. तो इसमें स्पीकर ऑफ लोकसभा को पावर दी गई है कि वो करेगा डिसाइड whether the person is guilty of anti-defection or not, of defection or not. तो ये जो एंटी डिफेक्शन लॉ है ये 10th शेड्यूल में लाया गया था और ये पास किया गया था 52nd अमेंडमेंट एक्ट से. इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि जो भी मेंबर इलेक्ट होके आया है वो अपनी मेंबरशिप पार्टी की आफ्टर इलेक्शन छोड़ेगा नहीं. सेकेंडली वो पार्टी के मैंडेट के अगेंस्ट वोट नहीं करेगा. थर्डली, अगर कोई इंडिपेंडेंट मेंबर है तो वो आफ्टर इलेक्शन किसी और पार्टी को ज्वाइन नहीं. तो ये सारी जो चीजें हैं, ये सारे, अगर कोई भी इनमें से कोई एक काम करता है, इसके अगेंस्ट में कोई काम करता है, देन सच मेंबर विल बी डिस्क्वालिफाइड अंडर एंटी डिफेक्शन लॉ. इसका मेन जो ऑब्जेक्टिव ये था कि जो एक पार्टी जो डिफेक्शन हो रहा था, एक पार्टी से सेकेंड पार्टी में लोग जा रहे थे कुछ पैसे लेके या कुछ, इन सब चीज़ों को रोकने के लिए एंटी डिफेक्शन लॉ को लाया गया था. अब इसमें एक चीज़ और है कि जो स्पीकर का जो डिसीजन होगा दैट विल बी सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू. ओरिजिनली जब लॉ आया था तो उसमें जुडिशियल रिव्यू का मेंशन नहीं था, बट नाउ इट हैज बीन क्लियर कि जो स्पीकर का जो डिसीजन होगा दैट विल बी सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू. ऑल्सो इसमें लॉ में ये नहीं बताया है कि स्पीकर कितना टाइम में देगा डिसीजन. सो इफ द स्पीकर वांट ही कैन डिले द डिसीजन, तो कोई टाइम लिमिट नहीं सकता. सो नाउ एमसीक्यू नंबर 3, लैंग्वेज टू बी यूज्ड इन द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट फॉर एक्ट्स, बिल एटसेट्रा अंटिल द पार्लियामेंट अदरवाइज प्रोवाइड शैल बी. ऑप्शन ए, proceeding in Supreme Court and in every High Court shall be in English. Proceeding in Supreme Court and in every High Court shall be in Hindi. Proceeding in Supreme Court will be in English, but in every High Court it will be in the regional language. Proceeding in the Supreme Court shall be in English and in High Court should be Hindi or as per choice. So the right answer over here is option A. It has to be in the English language. So it is given in which article? It is given in Article 348. So in Article 348 it is given about the language.
So Article 348. Now the fourth question is, a professor of university who is an eminent jurist is eligible to be appointed as the judge of option A High Court, option B High Court and Supreme Court both, option C Supreme Court, option D neither in Supreme Court nor in High Court. So the right answer over here is option C. देखिए ये जो सुप्रीम कोर्ट के जज में एक और एलिजिबिलिटी है, दैट इज ऑफ एन एमिनेंट जूरिस्ट. अगर कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एकेडमिशियन है लॉ का, तो उसको भी सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जा सकता है, बट ऐसा अभी तक हुआ नहीं है. लेकिन ये जो एलिजिबिलिटी है ये हाई कोर्ट के लिए नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के लिए. Who among the following holds his office at the pleasure of president? So the options are Speaker of Lok Sabha, Attorney General of India, Comptroller and Auditor General of India, or Chairman of UPSC. So the right answer over here is Attorney General of India. तो देखिए जो डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर है ना प्रेसिडेंट का, ये बहुत स्ट्रिक्ट फॉर्म में इंडिया में नहीं एप्लीकेबल होता है. इनकी भी अपनी एक टेन्योर होती है, बट जैसे सिविल सर्वेंट्स हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, गवर्नर्स हैं, जनरली इनका टेन्योर ऑन पेपर इट इज एट द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट. नाउ MCQ number 6. In the following, which dispute is not covered in the original jurisdiction of the Supreme Court? So the options are between the government of India or more states, between the government of India and any states on one side or more state on the other side, between two or more state, or pre-constitutional treaty. तो देखिए ये जो तीनों है ना, it is the original jurisdiction of Supreme Court, and it is not only original, it is original and exclusive. ठीक है, ओरिजिनल एंड एक्सक्लूसिव का मतलब हम लोग स्टार्टिंग में ही सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, ओरिजिनल का मतलब ये है, बट वी कैन ओनली गो टू सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि ये और कोई कोर्ट नहीं ये मैटर्स कर सकता है डिसाइड. सो द राइट आंसर ओवर हियर इज ऑप्शन डी. सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. Now we see the MCQ number 7. As per Constitution, Khap Panchayat have no authority to order honor killing is held in. So the right answer over here is Shanti Vahini versus Union of India. तो ये बहुत ही रिसेंटली ये आया है, इसका जजमेंट 2018 में. सो इन 2018 इन मार्च इट केम. इसका जो जजमेंट था कि खप पंचायत के पास कोई राइट नहीं है, अगर टू कॉन्सेंटिंग एडल्ट इफ दे वांट टू मैरी, तो खप पंचायत के पास कोई राइट नहीं है कि वो उसको रोक सके. ठीक है, और इसमें ये भी कहा गया कि खप पंचायत को विद इन द लीगल सिस्टम रहना चाहिए. और कोर्ट ने ये भी डायरेक्ट किया जितने भी लोअर कोर्ट हैं कि जो भी ऑनर किलिंग के केसेस हैं उनको फास्ट ट्रैक बेसिस पे खत्म किया जाए. Now MCQ number 8. Which of the following writs can be issued only against judicial or quasi-judicial authority? So the answer is, options are habeas corpus, mandamus, certiorari, quo warranto. So the right answer is certiorari. Certiorari होता है जो एक हायर जुडिशियल या quasi-judicial authority लोअर को देता है. बाकी सब ये प्राइवेट या गवर्नमेंट बॉडीज का इशू हो सकता है. इट मीन्स टू हैव द बॉडी. Mandamus मतलब we command, it can be issued only against the government authorities. Quo warranto means by what authority, and it can also be issued against government authorities. Now MCQ number 9. Article 24 of the Constitution speaks about. So Article 24 क्या कहता है? So the right answer over here is option A. It is the right against exploitation. It says that no child at the age of 14 shall be employed to work in a factory or mine or in hazardous employment. इसी आर्टिकल को और फर्दर इफेक्टिव बनाने के लिए चाइल्ड लेबर लॉस और इनैक्ट हुए, जिसमें ये एज को 14 से 18 कर दिया गया था. नाउ एमसीक्यू नंबर 10. विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द यूनिफॉर्म सिविल कोड? यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए कौन सा आर्टिकल करता है प्रोवाइड? सो द राइट आंसर, सो द ऑप्शंस आर आर्टिकल 42, 43, 51A और 44. So it is obviously answer 44.
option D, Article 44, which is the directive principle of state policy. Okay. So thank you all.